मुझे एक हैबिट सी हो गई थी रोज उसके पास फ़ोन मिलाने की, उसकी गालियाँ सुनने की। मैं किसी-किसी के फ़ोन से उसके पास फ़ोन करती और रोज़ मुझे गालियाँ देता। फिर वो इतना तंग हो गया कि उसने मेरे घर पे फ़ोन करके कहा कि तुम्हारा लड़का है ना, वो वहाँ पे रहता है रूम लेके और वो अपने नाच-गाने का काम करता है और अब अपना जेंडर चेंज कराने वाला है। मतलब मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, तो बात ना मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई कि इसने मुझे आदमी क्यों कहा कि अब मैं अपना जेंडर ही चेंज करा दूँगी। उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम वगैरह में अपने पैसे कलेक्ट किए, जॉब भी करती थी, मैं वेटर के काम पे भी जाती थी। मैंने अपने पैसे-वैसे कलेक्ट किए। 1 साल के अंदर मैंने अपने 3.5 लाख रुपए कलेक्ट किए और फिर मैंने अपना ऑपरेशन करवाया, जेंडर चेंज करवाया। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम जशमीत है और मैं रोहतक के डोब गाँव से हूँ, भिवानी रोड पे जो पहले गाँव पड़ता है। और आज मैं जोश पे आई हूँ अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने कि मैं कैसे गौतम से जशमीत बनी, मैंने कैसे अपना जेंडर चेंज करवाया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जन्म हुआ था 21 जनवरी 2003 में, डोब के गाँव में जो कि रोहतक में है। तो जब मेरा जन्म हुआ था उस टाइम पे मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। पर जैसे-जैसे धीरे-धीरे मेरी उम्र हुई 2 ढाई साल की हुई तो ना मेरी थोड़ी एक्टिविटी नॉर्मल बच्चों से थोड़ी-सी अलग थी। जैसे मैं थी तो लड़का, पर मेरी हरकतें सारी लड़कियों वाली थी। जैसे कि साड़ी पहनना, जैसे चुन्नी लपेट के साड़ी पहनना, गले में चुन्नी डालना, लिपस्टिक लगाना, ये सब मेरी हरकत थी। पहले तो मेरे फैमिली वाले इन सब बातों को मतलब सोचते थे कि बच्ची है अभी तो, बड़ा होके ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो सोचते थे कि घर में कोई और लड़का है नहीं, ये लड़कियों के साथ तो रहता है तो क्या पता इसलिए ऐसा हो रखा हो। फिर जैसे मेरी 5 साल की उम्र हुई, तो जब मेरे पापा थे जो, वो फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपने ऑटो मैकेनिक की शॉप कर ली थी, तो वहीं पे हम अपने पापा के पास हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई थी। तो फिर हमने वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया स्कूल में, तो वहाँ पे जैसे सब पड़ोस वगैरह वाले मेरे मम्मी-पापा को कहते कि ये लड़का है, लड़की है। इसकी तो चाल भी लड़कियों वाली है, तुम कहते हो कि लड़का है। ऐसे स्कूल में भी मतलब टीचर्स मुझे कहती थी कि तू लड़का है, लड़की है। और जैसे छुट्टी होती तो जब भी मुझे बच्चे रास्ते में पकड़ लेते कहते ला खोल के दिखा, तू लड़का है, लड़की है। मतलब मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई उस टाइम पे कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और मेरी 8th क्लास में होगी मैं उस टाइम तक मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये मेरी हरकतें लड़कियों वाली बहुत ज़्यादा हो चुकी थी उस टाइम पे, तो मेरी आवाज़ वगैरह भी और मतलब सारी एक्टिविटी लड़कियों वाली होती जा रही थी मेरी। तो मेरे पापा भी मुझे बहुत गुस्सा करते, जैसे मैं लिपस्टिक वगैरह लगा के मिल जाती या फिर लड़के वाली कोई हरकतें करती, घर में झाड़ू मारती मिलती या बर्तन माँजती मिलती ना, तो मेरे पापा मुझे बहुत मारते, कहते तू लड़कों की तरह क्यों नहीं रहता? उनके ये थे कि इसे मारेंगे, पीटेंगे तो ये सुधर जाएगा, ये हरकतें छोड़ देगा। तो उसके बाद फिर ये सब कुछ मेरे साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन मेरे पापा ने मुझे इतना मारा शाम के टाइम पे कि मैं पूरी रात रोती रही, मुझे कोई भी मनाने नहीं आया उस टाइम पे। फिर मैं दुनिया से तंग हो गई थी इन तानों से कि तू क्या है, क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। इन सब चीज़ों से मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं अपने ना घर सुबह 4 बजे छोड़ के अपने गेट के ऊपर से कूद के फरीदाबाद से जो बल्लभगढ़ स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गई मैं। कैसे लिफ्ट लेके गई, आधे रास्ते पैदल गई, मैं ऐसे वहाँ पे पहुँच गई। अब मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। जो भी मेरे आँखों के आगे जो सामने ट्रेन आई ना मैं उसी में चढ़ ली उस टाइम पे। फिर अब वहाँ से जाने के बाद मैं गाज़ियाबाद पहुँची। गाज़ियाबाद पहुँचने के बाद मैं जैसे नीचे उतरी ना, तो नीचे उतरते वहाँ पे ऑटो वगैरह वाले खड़े थे। तो ऑटो वाले कहने लग गए कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? उस टाइम पे मैं एकदम डर सी गई कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो उतरी कहाँ हूँ, मुझे तो स्टेशन का भी नाम नहीं पता। तो मुझे बाद में पता चला कि गाज़ियाबाद है। फिर उन्होंने कहा कि तुम घर से भाग के आए हो, भाग के आए हो? मैं चुप रही। फिर वहाँ पे एक बाबा थे, वो सत साहिब का आश्रम चलाते थे। तो वो उस टाइम पे मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा तुम घर छोड़ के आए हो? मैं कहा, फिर मैंने उन्हें बता दी सारी बातें। फिर वो मुझे अपने साथ ना यूपी में ले गए एटा मैनपुरी में। वहाँ पे सत साहिब का आश्रम था, तो मैं वहाँ पे 3 दिन रुकी। मुझे 2 दिन तक तो मतलब मैं पे हँसी-खुशी रही, मतलब मैं सारी बातें भूल गई थी एक तरीके से, पर जैसे तीसरा दिन चालू हुआ ना, तो मुझे मेरी मम्मी की याद आने लग गई उस टाइम पे। फिर मैंने अपनी मम्मी का मुझे नंबर याद था, तो मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया। मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, तो मेरी मम्मी उस टाइम पे रो रही थी फ़ोन पे मुझसे, फिर कहा कि जिसके पास है तो उनसे मेरी बात करा।
तो फिर मैंने उन जो बाबा जी से थे वहाँ पे आश्रम में, मैंने उनसे अपनी मम्मी की बात कराई, उन्हें एड्रेस वगैरह पूछा। फिर मेरे जो मामा थे और मेरी मम्मी और मेरे ताऊ जी मुझे वहाँ पे रात को ही लेने आए। वो सुबह वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर मैं उनके साथ घर पे आ गई। अब घर पे आते ही पहले तो मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, क्योंकि मैं लापता की उनने मेरे घर वालों ने रिपोर्ट लिखवा रखी थी। जैसे ही वहाँ पे मैं पुलिस स्टेशन में गई, तो पुलिस वाले मतलब मेरे पापा को भी बुलाया, तो वो मुझसे बातचीत करने लगे। जैसे उन्होंने मुझसे बातचीत करी ना, मेरी आवाज और मेरी हरकतें देख के ना, उन्होंने मेरे पापा से कहा कि ये तो ट्रांसजेंडर है, ये तो हिजड़ा है, ये तो छक्का है। तो उस टाइम पे मेरे पापा कह रहे हाँ मुझे पता, कह रहे इसका तो इलाज कराओ। फिर वहां से मेरे पापा मुझे लेके आ गए। उसके बाद फिर मेरे पापा ने कहा कि मैं इसे घर पे नहीं रख सकता, इसे जहाँ जाना है, ये घर छोड़ के अपनी मर्जी से निकला था, इसे जहाँ जाना है वहां पे जा सकता है। फिर मेरी मम्मी ने मेरे मामा को रिक्वेस्ट करी कि तुम इसको अपने पास रख लो, और जैसे इसमें थोड़ी और समझदारी आ जाएगी अपने, हम इसे अपने पास रख लेंगे उस टाइम पे। फिर मेरे मामा मुझे अपने साथ अपने घर ले गए, गांव में, जींद में गांव है उनका, मोहम्मद खेड़ा। तो मुझे वहां पे अपने साथ ले गए वो। तो वहां पर जाते, जैसे मैं एकदम शहर के माहौल से गांव के माहौल में आई ना, तो वहां पे सब बच्चे और ही तरीके के थे कि सब मेरा मजाक सा उड़ाने लगे कि इसकी आवाज कैसी है, इसकी हरकतें कैसी है। वहां पे भी मेरे साथ वही सब होने लगा, पर शहर के मुकाबले कुछ गांव में मेरे साथ ज्यादा कुछ बातें होने लग गई ऐसे, कि मैं स्कूल में जाती तो वहां पे भी मुझे सर कहते कि तू क्लास में आ जाया कर, तेरे बिना क्लास का जो माहौल है ना वो खराब होता है। लड़के भी मुझे अपने पास बिठाते, कहते आजा तू हमारे पास, आजा आजा आजा। मतलब मुझे एक निकनेम दे रखा था उन्होंने कि गौतम से मुझे गौतमी कहते थे वो, कि गौतमी आ गई, गौतमी आ गई। इस तरीके से मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। कभी गुस्से में को दो चार लड़के थे वो, मतलब सिखाते थे मुझसे, मुझे कहते अबे हिजड़े, अबे छक्के, अबे रांडिए। वो इस तरीके से करते थे। फिर मैंने वहां पे अपनी 9th क्लास कंप्लीट करी। उसके बाद फिर मुझे ना वहां का मोड बहुत ही अजीब सा लग रखा था। फिर मैं अपने जो डोब गांव में, यहाँ पे रोहतक में मेरी दादी रहती थी गांव में अकेली, तो मैं उनके पास आ गई। मैंने वहां पे फिर 10th क्लास में एडमिशन लिया। 10th क्लास में एडमिशन लेने के बाद जो हमारे गांव का स्कूल था ना वो बहुत अच्छा था। वहाँ के जितने भी बच्चे थे ना सब मेरे साथ थे। मतलब उन्हें कोई आफत नहीं थी मेरी इन हरकतों से, इन सब बातों से। पर मतलब मेरी हरकतें जो पड़ोस वाले देखते थे ना गांव में, वो भी मेरी दादी को कहते कि ये तो और ही कुछ चीज पैदा हो गई तुम्हारे घर में, ये तो इसकी तो पता नहीं तुम्हारे घर में क्या चीज होगी। तो मेरी दादी भी मुझे कहती तू बाहर मत जाया कर, तुझे कोई पकड़ ले जाएगा। मतलब कोई भी तुझे पकड़ ले जाए, मतलब क्या उनका मानना ये था कि तुझे हिजड़े वगैरह उठा ले जाए। तो फिर मैं भी इन चीजों से डरती थी। फिर मैंने कैसे न कैसे अपनी 10th कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया। मैं अपने जो रोहतक में आईटीआई है ना बस स्टैंड के पीछे, वहां पे जाती थी रोज। तो आईटीआई में भी जाके वहां पे मुझे कुछ नशेड़ी लड़के थे वहां पे, मतलब वो लंच होते ना, मुझे अपनी क्लास में पकड़ के ले जाते कि तू हमारी में चल, हमारी में चल। वहां से मुझे निकलने नहीं देते। वो मुझसे कहते चल तू बोल के दिखा, ओए तेरी आवाज कैसी है, अरे तू तो मीठा है फीटा, मुझे इस तरीके से करते। कैंटीन में मैं सब्जी वगैरह या कुछ सामान भी लेने जाती ना, तो उस टाइम पे सारे बच्चे मुझे देख देख के हंसते थे। तो मैंने वहां पे भी अपने 6 ही महीने मुश्किल से रह पाई। फिर मैं अपने घर पे ही, मैं कहा मैं नहीं पढ़ रही, मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो अपने स्कूल में एडमिशन ले लूंगी, 11th और 12th कर लूंगी। उसके बाद फिर मेरी फैमिली वाले थे वो भी गाँव में आ गए थे। पर मेरे पापा का स्वभाव जब भी नहीं बदला था मेरे प्रति। वो उस टाइम पे भी, मतलब हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों में उन दोनों के साथ अलग व्यवहार करते थे, मेरे साथ अलग करते थे। फिर एक दिन ऐसे मुझे अकाउंट ओपन कराने के लिए जाना था। तो अकाउंट ओपन कराने के लिए मैं जैसे बैंक में गई, तो वहां पे मतलब एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। तो मतलब मेरे और उसके नंबर एक्सचेंज हो गए थे। तो उसने मुझे, मतलब हमारी रोज बातचीत होनी चालू हो गई, रोज दिन में 4 घंटे 5 घंटे, धीरे 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 बातें हमारी बढ़ती चली गई। फिर बढ़ते चले गए तो हम रोज बात करते। तो मुझे कहता कि यार तू अपने बाल वगैरह बढ़ा के रखने, तेरी शक्ल वैसे भी लड़के जैसी लगती है, तू तो लड़की है लड़की है, मतलब इस तरीके से रखता कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर मैं धीरे धीरे, मुझे पैसों की भी नीड होती थी। तो मैंने ना, अपनी एक फ्रेंड थी मेरी, मुझे फेसबुक पे मिली थी वो। तो वो डांस वगैरह का काम करती थी झांकी वगैरह में। तो उसने मुझे कहा कि तू भी मेरे साथ चला कर। अब मुझे नाचने का तो शौक था ही। तो मैं उसके साथ झांकी में गई। तो वहां पे जाके मैं, उस टाइम पे मैंने कोई रोल नहीं किया ऐसा वैसा, बस हाँ उन्हें देख रही थी मैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो राधा कृष्ण बने, पार्वती शंकर बने। तो मतलब मेरे अंदर ये था कि मैं भी ना तैयार होके देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगूंगी, मैं मेकअप में कैसी लगूंगी। मतलब अब तक तो मैं ऐसे लिपस्टिक लगा के शीशे में देखती थी, मतलब मैं अपने बाल वगैरह सेट करूंगी तो मैं कैसी लगूंगी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी ना नाचना है, मैं भी तैयार होंगी, तो अगले प्रोग्राम पे ना तुम मुझे अपने साथ ले जाना। तो उसने कहा चल ठीक है, मेरे पास प्रोग्राम आएंगे नवरात्रों के, मैं तुझे अपने पास बुला लूंगी, उस टाइम पे तो प्रोग्राम कर लियो। तो मैं उसके साथ फिर डांस के प्रोग्राम करने लग गई। फिर मैंने अपने धीरे धीरे मैं इनमें डीजे के प्रोग्राम में भी जाने लगी, और अपने बाल वगैरह भी बढ़ा लिए। उस टाइम पे घर वाले मेरे पे गुस्सा करने लग गए कि तूने बाल क्यों नहीं कटवा रहे, बाल क्यों नहीं। मैंने कहा कि ना मेरी कोई विश है वो पूरी हो जाएगी ना जब मैं बाल कटवा लूंगा। तो मैंने अपने घर वालों को ऐसे ऐसे झूठ बोल के अपने बाल मतलब यहाँ तक कर लिए थे, अपने कंधों तक के। और उसके बाद तो पड़ोस में मतलब मैं आती जाती थी तो कैप वगैरह लगा के आती थी, लड़कों वाले अपने कपड़े पहन के रखते थे, कैप वगैरह लगाए रखते थे, मास्क लगा के एक्टिवा पे जब घर पे आती और जब अपने इनमें जाते। घर वालों को भी झूठ कर रखा था कि मैं नाचने गाने का कोई काम नहीं है ऐसा। उन्हें शक तो होता था, कई बार मेरी लिपस्टिक लगे मिल जाते, कभी कुछ कभी कुछ, कि ये बाहर भी ना कोई ऐसा ही काम मतलब कर रहा है कि जो मतलब इसी लाइन के हिसाब से है। फिर एक दिन मैं सो रही थी, सोते सोते उन्होंने मेरा फोन चेक कर लिया। फोन चेक करने के बाद उनने कहा कि तूने क्या हरकतें कर रखी, उसमें मेरी लड़कियों वाली जो गेटअप की थी पिक्स वो देख ली थी उनने। फिर वो मेरे पापा को दिखा दी उन्हें, मेरे पापा कह रहे तू यहाँ पे बड़ी मत, ये हम तो तुझे बेदखल कर देंगे, तो ये कर देंगे। तो मैं वहां से भी दुखी होकर मैंने उसी टाइम अपने एक्टिवा उठाई और मैं उसके पास चली गई, जो कि मतलब मेरे साथ रिलेशनशिप में था, जो बैंक में मिला था मुझे। तो उसने कहा कि यार मैं भी अपने किराए पे रहता हूँ, घर पे वो बाहर का था, यहाँ पे जॉब करता था तो रेंट पे रहता। तो कह रहा है कि चल तू भी मेरे साथ ही रह लिया कर, अपने काम धाम भी करती रहा कर। तो फिर हम वहां पे मैं उसके पास एक महीना रुकी। फिर मैंने अपने पैसे वैसे जोड़ के मैंने कहा यार ये बहुत छोटा रूम है, हमने कहीं पे सेपरेट मकान ले लेते हैं। तो हमने सेपरेट मकान लिया। धीरे धीरे मैंने बेड वगैरह काफी चीजें वहां पे जोड़ी। फिर वो धीरे धीरे उसने मैं मतलब पैसे सही कमाने लग गए थे, क्योंकि मेरे बाल वगैरह हो गए थे, मुझे प्रोग्राम भी बहुत अच्छे मिलने लग गए थे। तो उसे ना मेरे साथ ने रह के लालच हो गया था। मतलब वो मुझसे ने धीरे धीरे पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। उसने वो पैसे मांगते मांगते ऐसे नो बता गई कि उसके घर के बच्चों की फीस भी मैं दे रही थी, घर में राशन भी मैं दिलवा रही थी, हर महीने उसे बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े दिलवा रही थी, नई बाइक दिलवाई मैंने उसको। 8 महीने हो गए मुझे अब उसके साथ रहते रहते। मुझे उसकी इतनी हैबिट हो चुकी थी, मैं इतनी पागल हो रखी थी उसके चक्कर में, कुछ भी करने को तैयार थी। अगर वो मुझसे कहता है ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ना वो मेरी ख्वाहिश बन जाती थी कि इसकी ख्वाहिश पूरी करनी मेरी ख्वाहिश है। तो जैसे 8 महीने हो गए तो उसकी वाइफ को पता चल गया, कि पता नहीं कैसे पता चल गया, उसके फोन में फोटो देखी या क्या व्हाट्सएप पे चैटिंग देख ली। तो उसके वाइफ को पता चल गया, तो उसके बाद उसके घर में कलेश हुआ। तो उसने मुझे कहा कि ना मैंने तेरे से बात नहीं कर सकता, और तो तू अब मेरे पास फोन वोन मत करियो। तो उस टाइम पे मुझे ना बहुत हर्ट हुआ, मैं 4-5 दिन तो रुकी रही कि वो मेरे पास करेगा, क्या पता वो मजाक कर रहा हो या और कुछ कर रहा हो। तो फिर मैंने उसके पास फिर 4-5 दिन बाद फिर कॉल करी, फिर वो मुझे गाली गलौच देने लगा। मुझे एक हैबिट सी हो गई थी रोज उसके पास फोन मिलाने की, उसकी गालियां सुनने की। मैं किसी किसी के फोन से उसके पास फोन करती और रोज मुझे गालियां देता। फिर वो इतना तंग हो गया कि उसने मेरे घर पे फोन करके कहा कि तुम्हारा लड़का है ना, वो वहां पे रहता है रूम लेके, और वो अपने नाच गाने का काम करता है और अब अपना जेंडर चेंज कराने वाला है। तो घर वालों के मेरे पास फोन वगैरह आए, उनने उसने नंबर भी दे दिया मेरे घर वालों को मेरा। तो घर वालों के फोन आए, फिर वो मुझे धमकियां देने लग गए कि तुझे मारेंगे, तुझे ये करेंगे वो करेंगे। फिर मैंने उसके पास फोन किया, मैंने उसे रो रो के कह रही यार तू मुझसे प्यार नहीं करता था जो मुझे इतना तड़पा रहा है। तो उसने मुझे कहा कि आदमी को ना आदमी से प्यार नहीं होता। उस टाइम पे ना बात मुझे इतनी ज्यादा चुभ गई अंदर में कि इसने मुझे मतलब अब इतने दिन मेरे साथ रह के सारे सब कुछ करके अब मुझे कह रहा है कि आदमी को आदमी से प्यार नहीं होता। मतलब मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, तो बात ने मुझे बहुत ज्यादा चुभ गई कि इसने मुझे आदमी क्यों कहा, कि अब मैं अपना जेंडर ही चेंज करा लूंगी। उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम वगैरह में अपने पैसे कलेक्ट किए, जॉब भी करती थी मैं, वेटर के काम पे भी जाती थी। मैंने अपने पैसे वैसे कलेक्ट किए। 1 साल के अंदर मैंने अपने 3.5 लाख रुपए कलेक्ट किए और फिर मैंने अपना ऑपरेशन करवाया, जेंडर चेंज करवाया। अब जेंडर चेंज कराने के बाद फिर मुझे और भी समस्याएं आई। अब मेरे पास खर्चा पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था, मैं नाचने गाने के लिए भी नहीं जा सकती थी। तो ये सब चीजों को देख के फिर मैंने अपने घर पे फोन किया कि
फिर मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया, मेरी मम्मी ने पहले मुझसे अच्छे से बातें की, फिर थोड़े रोना-धोना हुआ, तो उस टाइम पे मेरे घरवालों ने कहा कि क्या बात हो गई? फिर मैंने अपने घरवालों को बताया कि मैंने ना जेंडर चेंज करा लिया और मेरे पास ना अब ना तो खाने के पैसे ना और कुछ है। फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी कह रही चल कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तूने जो भी किया तूने अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ों को छोड़ तू अपने घर आ जा। उस टाइम पे फिर मेरी मम्मी और मेरे भाई मुझे लेने आए, फिर वो मुझे घर पे लेके गए। घर पे ले जाने के बाद फिर मेरे पापा ने भी उस टाइम पे मुझसे धीरे-धीरे मतलब इतनी बात नहीं कही, बहुत कम बात करी। पर अब मेरे पापा से मेरी सही बात होती है, मुझे जेंडर चेंज कराए भी 8 महीने हो चुके हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ। और अब मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे से रहते हैं, घर पे भी मैं ऐसे जाती हूँ अपने बाल वगैरह खुले छोड़ के, लड़कियों के ही कपड़ों में जाती हूँ। और पड़ोसी वगैरह भी कुछ नहीं कहते, जो पहले रिस्पॉन्स था ना उस टाइम पे कि छक्का, फक्का, फक्का, अब वो कुछ नहीं कहते, वो मुझे एक लड़की की तरह ही देखते हैं कि हाँ, ये अब लड़की ही है। अब मतलब मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी संतुष्ट हूँ, उस टाइम पे ये था कि ना तो मैं लड़का था, ना लड़की थी, बीच में अटकी पड़ी थी, अब मैं एक साइड में हूँ। मतलब मेरी पूरी बॉडी है वो मेरी लड़के वाली है, बस हाँ, मुझे एक बच्चा नहीं हो सकता। और आज के टाइम पे मैं अच्छा काम कर रही हूँ और एक मैं मतलब अपने संतुष्ट हूँ अंदर से कि हाँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे अंदर से फीलिंग भी ये आती है कि मैं एक लड़की हूँ और अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल अच्छे से रह रही हूँ।